आज हमको पढ़ना है तत्वों की सक्रियता श्रेणी। हमको विस्थापन अभिक्रिया पढ़ना है, लेकिन विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ने के पहले तत्वों की सक्रियता श्रेणी क्या होती है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो तत्वों की सक्रियता श्रेणी क्या है, इसके लिए इसकी श्रेणी को अपने को देखना है। एक्चुअल में तत्वों की जो सक्रियता श्रेणी है ये एक सूची है। हम कह सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी जो है, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अवरोही क्रम यानी घटता क्रम। किसका घटता क्रम? तो धातुओं की क्रियाशीलता का अवरोही क्रम, या इसको कहते हैं घटता क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। तो उसको हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। या सीधे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि जो धातुएं हैं, धातुओं की क्रियाशीलता को घटते क्रम में रखकर जो सूची बनाई गई है उसको हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। तो ये श्रेणी जो है बहुत काम की है, क्योंकि ये श्रेणी के माध्यम से आप विस्थापन अभिक्रिया को बहुत आसानी से समझ सकते हो और ये भी पता कर सकते हो कि कोई अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, वो होगी भी कि नहीं होगी, इससे भी ये पता लगा सकते हैं। तो ये श्रेणी कौन सी है उसको भी देख लेते हैं। तो परिभाषा एक तरह से इसकी, ये परिभाषा ध्यान रखना कि सक्रियता श्रेणी क्या है। सक्रियता श्रेणी एक ऐसी सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब वो श्रेणी को आपको बताता देता हूँ। वो श्रेणी जो है वो घटते क्रम में है, तो उसको कैसे याद करेंगे आप देखिए। इस तरह से आप याद करें, वो याद करने का तरीका बता देता हूँ। कुणाल, उनके नाना जी है, तो कुणाल नाना जी को कॉल करता है। कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन याद रखने के हिसाब से शब्दों को मैं जोड़ रहा हूँ। कुणाल नाना जी को कॉल करता है और पूछता है, क्या पूछता है? मंगल है जी। मंगल है का कोई मतलब नहीं है जी। कुणाल नाना जी को कॉल करता है और पूछता है मंगल है जी। तो मंगल है जी पूछता है तो नाना जी कहते हैं फैंटास्टिक है, सब फैंटास्टिक है, बढ़िया है, बी, इसको पी भी लिख देता हूँ। फैंटास्टिक है, बढ़िया है यानी एच। तो इतना तो याद रखना है। क्या? कुणाल नाना जी को कॉल करता है और क्या पूछता है? मंगल है जी। तो नाना जी कहते हैं फैंटास्टिक है, बढ़िया है, यानी फैंटास्टिक बढ़िया है। तो फिर आगे कुणाल कहता है कृपा है हनुमान जी की, या कृपा है हनुमान जी की, आगे और रहेगी, आगे और रहेगी यानी बनी रहेगी हमेशा। तो इस तरह से ये याद रख सकते हैं आप अपने हिसाब से। एक बार फिर इसको देख लीजिए। कुणाल नाना जी को कॉल करता है और पूछता है मंगल है जी। तो नाना जी कहते हैं फैंटास्टिक है, बढ़िया है। तो कुणाल कहता है कृपा है हनुमान जी की, आगे और रहेगी। तो ये जो क्रम है ये 10वीं के हिसाब से बता रहा हूँ। बड़ी क्लास में जाएंगे तो उसमें सक्रियता श्रेणी ज़्यादा बड़ी दी है। तो ये जो क्रम आप देख रहे हैं ना, ये क्रम है क्रियाशीलता का घटता क्रम। क्रियाशीलता का घटता क्रम ने अवरोही क्रम, मतलब इनमें अगर देखा जाए, इसका नाम तो आपको मालूम ही होगा। इसका नाम क्या है? पोटेशियम है। ठीक है, इसका नाम भी बता देता हूँ, पोटेशियम। इसका नाम है सोडियम। फिर उसके बाद है कैल्शियम,
उसके बाद है फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आगे चलते हैं, नाम भी याद रखना है बराबर है सबको। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम भी बोलते हैं इसको। ये जिंक है। उसके बाद Fe, इसको आयरन कहते हैं, आयरन है, या इसको हम कहते हैं लोहा। ये आयरन या लोहा है, फेरम शब्द से बना इसलिए Fe उसका संकेत है। इसको कहते हैं लेड, या इसी को कहते हैं सीसा, या इसी को कहते हैं प्लम्बम। और ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद यह है कॉपर, या इसको तांबा भी कहते हैं, या इसको ताम्र भी कहते हैं, आपको मालूम होगा। उसके बाद है पारा, या इसको कहते हैं मरकरी, या इसको कहते हैं पारद। ये है सिल्वर, या इसको कहते हैं चांदी, या इसी को कहते हैं रजत। और यह है गोल्ड, या इसी को कहते हैं ऑरम। तो ये जो क्रम है ये क्रियाशीलता का कैसा क्रम है? घटता क्रम है। ये परिभाषा लिखी थी ना, धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित। ये धातुएं है, धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब है, इसको इस तरह से आप अगर देख पा रहे होंगे तो इस तरह से ये ऐसे अवरोही क्रम में इसको दिखाना है। ये अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम है ना, घटता क्रम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व ऊपर होंगे या धातुएं ऊपर होंगी, सबसे अधिक क्रियाशील। और सबसे कम क्रियाशील जो धातुएं है, सबसे कम क्रियाशील धातु जो है वो नीचे होगी। अगर इस श्रेणी में अगर देखें, इस सक्रियता श्रेणी में अगर देखें कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन दिख रहा है, तो पोटेशियम दिख रहा है। और सबसे कम क्रियाशील कौन दिख रहा है। तो ऐसा आप बता सकते हैं। क्या है ये? क्रियाशीलता का घटता क्रम है। क्रियाशीलता का कैसा क्रम है? घटता क्रम है। अब इसके आधार पर ये सक्रियता श्रेणी इतने काम की क्यों है? जैसे मान लीजिए मैं कोई अभिक्रिया लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखना Zn प्लस CuSO4, ठीक है। तो इसमें एक धातु है जिंक और एक धातु है कॉपर, दो धातुएं हैं। अब इस अभिक्रिया को करना है तो मैं इस अभिक्रिया को कैसे करूँगा? कॉपर को यहाँ से हटा दूंगा और कॉपर की जगह कौन आ जाएगा? जिंक आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ZnSO4। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ है? इस अभिक्रिया में जिंक ने क्या किया है? जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया, हटाया है। जिंक ने कॉपर को हटाया है। तो जिंक ने कॉपर को हटाया तो एक तत्व या धातु क्या कर रही है? दूसरे तत्व को हटा रही है, यानी इसकी जगह पे ये आ रही है, कॉपर की जगह पे जिंक आ रहा है। तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, या विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण हो सकता है। अब मुझे पता करना है कि क्या ये वास्तव में जो जिंक है ये कॉपर को हटा सकता है क्या? अगर कोई धातु है वो दूसरी धातु को हटा रही है तो वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हटाने वाली धातु पहले आनी चाहिए। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या है? जिंक और कॉपर है। कौन कौन है? जिंक और कॉपर। तो हटाने वाली धातु कौन सी है? जिंक है। अब देखते हैं जिंक इस सक्रियता श्रेणी में पहले आ रही क्या? ये देखिए जिंक है और ये कॉपर है, मतलब पहले जिंक आ रहा है और इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है। जब इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है तो कॉपर को हटा सकती है। मतलब जिंक ने अगर कॉपर को हटाया तो सही अभिक्रिया है, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है इसकी तुलना में, अगर इन दोनों की बात करें तो। क्योंकि क्रियाशीलता का कैसा क्रम है? घटता क्रम का मतलब है जो ऊपर होगा वो बाद में आने वाले से ज़्यादा क्रियाशील होगा। अब अगर इसी अभिक्रिया को मैं गलती से ऐसा लिख देता, जैसे Cu प्लस ZnSO4, हेरो CuSO4 प्लस Zn। अब इसमें जिंक सल्फेट है, ये कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, नाम तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस अभिक्रिया में क्या किया? कॉपर ने जिंक को हटाया, क्योंकि जिंक अलग हो गया तो उसकी जगह कॉपर आ गया। अब देखने से अभिक्रिया तो बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन आपने देखा है कि यहाँ हटाने वाला कॉपर है। तो ये हटाने वाला जो कॉपर है, ये कॉपर जिंक को हटा रहा है, तो क्या ये जिंक के पहले आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में?
या सक्रियता श्रेणी में, उसका दूसरा नाम विद्युत रासायनिक श्रेणी भी है। सक्रियता श्रेणी में क्या ये कॉपर पहले आता है जो जिंक को हटा रहा है? तो सक्रियता श्रेणी में देखेंगे तो कॉपर जो है वो जिंक के बाद आ रहा है, और जो बाद में आने वाली धातु है या तत्व है वो पहले आने वाली धातु को या तत्व को नहीं हटा सकती, नहीं विस्थापित कर सकती। ये इस सक्रियता श्रेणी का काम है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये अभिक्रिया ही गलत है। क्यों? समझ गए होंगे आप। इसीलिए गलत है क्योंकि ये इसको हटा रहा है, कॉपर जिंक को हटा रहा है, तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में या सक्रियता श्रेणी में पहले आना चाहिए था, लेकिन ये पहले नहीं आ रही है, जिंक के बाद आ रही है। इसलिए ये जो कॉपर है ये जिंक को हटा ही नहीं सकता। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी का इम्पॉर्टेंस है। तो ये श्रेणी को भी आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। इससे हमको ये भी पता चल जाता है कि कोई अभिक्रिया वास्तव में अगर हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया, एक धातु दूसरे धातु को हटा रही है तो हटा सकती है कि नहीं हटा सकती। इससे हम इसका पता कर सकते हैं। एक अभिक्रिया हम और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए एक अभिक्रिया और लेते हैं हम, तो आप उसमें दिमाग लगाना। जैसे मैंने लिखा जिंक और PbSO4, PbSO4 यानी लेड सल्फेट, और Zn यानी जिंक है। अब इसको मैंने लिखा ZnSO4 और Pb। अब इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, जिंक ने किसको विस्थापित किया, किसको हटाया, लेड को, Pb को हटाया, और Pb की जगह जिंक चला गया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखने से तो लग रहा है। अब ये चेक करना है कि क्या वास्तव में ये जिंक Pb को हटा सकता है क्या। तो हम चेक करेंगे जिंक किसको हटा रहा है, Pb को। मतलब जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में यानी सक्रियता श्रेणी में Pb के पहले आना चाहिए। जिंक जो है वो Pb के पहले आना चाहिए। तो देखते हैं इस सक्रियता श्रेणी में ये जिंक है और ये Pb है। जिंक जो है Pb के पहले आ रहा है। पहले आ रहा है मतलब Pb को हटा सकता है, यानी ये अभिक्रिया भी सही है। इस तरह से हम सक्रियता श्रेणी की मदद ले सकते हैं। यहाँ तक कि हम ये पता भी कर सकते हैं कि कोई अभिक्रिया जो हो रही है एक्चुअल में वो विस्थापन अभिक्रिया सही भी है या नहीं है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अब इसको तैयार करना सक्रियता श्रेणी को, इसकी डेफिनेशन है, और ये सीरीज़ को ध्यान रखना। अगर आप ये सीरीज़ को ध्यान रखते हैं, क्रम से, श्रेणी को क्रम से ध्यान रखते हैं, तभी आप पहचान पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे से इसको तैयार करना। धन्यवाद।